इंडियन पॉलिटी का क्लास है, यूपीएससी का क्लास है। तो आप सारे स्टूडेंट यूपीएससी के हो गया, एमपीएससी यूपीएससी? डायना यू आर, हाँ यू आर यूपीएससी स्टूडेंट है, डायना। साहिबा, मयूर, मयूर भी है। So, बाकी स्टूडेंट्स जो, ठीक है, बाकी अदर स्टूडेंट्स, ओके ठीक है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टाइम मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, 3 ऑलरेडी हमारे टॉपिक्स हो गए थे। आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। आज हम डीपीएस पे भी स्टार्ट कर देंगे वैसे। सो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हो। सो हियर इज द स्क्रीन। So where we were last time, we have already discussed all these fundamental rights. So article right of minorities to establish and administer educational institutions हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 30 हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद ए बी और हम ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर ली थी, ठीक है। देन दिस ए बी सी, हम सारी ये चीजें हमारी हो गई थी लास्ट क्लास में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारा हो गया था। habeas corpus we have discussed, no this we are not discussed। चलो ये हमारा बाकी है। इसका मतलब freedom from attending religious instruction already done, protection of interests of minorities already done, right of minorities to establish and administer educational institutions ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और in granting aid the state shall not discriminate against any educational institution जो मैनेज की जा रही है माइनॉरिटी के द्वारा, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हाँ अभी यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो फंडामेंटल राइट्स में हमने जो भी आर्टिकल डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, सो आर्टिकल 12 से लेके फ्रॉम आर्टिकल 12 टू हमने आर्टिकल 30 तक डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो 30 के बाद जो आर्टिकल आएगा, सो आर्टिकल नंबर 31 तो ऑलरेडी रिमूव किया है, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में आता नहीं है। सो आर्टिकल 31 हैज बीन एलिमिनेटेड। दिस इज related to right to property. So right to property is no longer fundamental right. Now it has become, okay, you can say it has become now legal right. Okay, तो ये यहाँ पे नहीं है। तो हम आर्टिकल 32 से हम स्टार्ट करेंगे 32। सो जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, फंडामेंटल राइट जो सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, तो वो लोगों को जो अधिकार होते हैं, लाइक लोगों के राइट्स होते हैं, जो भी राइट, जीने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, उनका समानता का अधिकार, ये सारे अधिकार उनके जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, फंडामेंटल राइट के द्वारा उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। सो फंडामेंटल राइट्स जो हमने डिस्कस किया, लास्ट इसमें सारे ऑलमोस्ट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल द फंडामेंटल राइट्स। सो सिर्फ आर्टिकल 32 बचा है यहाँ पे। सो आर्टिकल 32 कहाँ से रिलेट करता है, देखिए। सो आर्टिकल नंबर 12 से लेके जो 35 आर्टिकल्स है, उसमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32। तो आर्टिकल 32 जो है, इट प्रोटेक्ट्स ऑल योर फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एनी पब्लिक अथॉरिटी, अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। तो अगर इन केस आपके फंडामेंटल राइट्स पे अगर कोई मानो कंट्रोल या कोई रेस्ट्रिक्शन अगर पब्लिक अथॉरिटी ला रही है, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे। सो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करेगी या फिर इसके ऊपर कोई वायलेशन करने की कोशिश करेगी फंडामेंटल राइट्स को, तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। दैट इज अंडर आर्टिकल 32। सो अंडर आर्टिकल 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि आर्टिकल जो 32 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा उन्होंने बोला था। अगर ये आर्टिकल अगर नहीं होता, आर्टिकल नंबर 32, तो अदर आर्टिकल जो है आपके फंडामेंटल राइट्स के अदर आर्टिकल्स, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। बिकॉज ये सारी चीजें ये प्रोटेक्शन देता है सारे आर्टिकल्स को। अगर ये नहीं होता तो बाकी फंडामेंटल राइट्स देखिए आपको कुछ भी फायदा नहीं होता, ऐसे बी आर अम्बेडकर जी ने बोला, ठीक है। तो उसी से संबंधित हम डिस्कस करेंगे ये आपकी क्लास में।
तो आर्टिकल जो 32 है उसके ही बारे में हमें डिस्कस करना है, पूरा इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आपको एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर इसके ऊपर आ गया तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, just let me open the link in my mobile. सो आर्टिकल 32 क्या है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 32 आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का आर्टिकल होता है, ठीक है। सो आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है विदाउट दिस आर्टिकल नंबर 32, इसके बिना, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि आर्टिकल जो 32 है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है। अगर वो नहीं होता तो फिर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। 32 अगर नहीं होता तो सो इट कैनॉट बी अब्रीज्ड और टेकन अवे इवन बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया भी गया तभी आर्टिकल 32 को आप नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। और उसी के साथ साथ इट कंटेन्स द फॉलोइंग 4 प्रोविजंस। इसमें आगे 4 प्रोविजन दी आपको, दैट यू कैन सी। इसमें 4 प्रोविजंस कौन से हम डिस्कस करेंगे। So now we will proceed to understand the meaning and scope of different kinds of writs mentioned in article number 32 and 226. So article 32 में जो writs दिए गए हैं, आर्टिकल 32 में, सो आर्टिकल 32 जो आर्टिकल 32 में क्या क्या दिया आपको। आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट एससी में जाके आप डायरेक्टली, ओके, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप डायरेक्टली आप चैलेंज कर सकते हो इन केस आपके अगर फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट किए गए। और आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो इन केस अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट किए गए तो इससे रिगार्डिंग ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32। तो इसमें पहला आपका हेबियस कॉर्पस। देखिए हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सो व्हाट इज मीन बाय हेबियस कॉर्पस। इट इज अ लैटिन टर्म, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ। उसका मतलब क्या होता है, टू हैव अ बॉडी ऑफ। To have the body of, it is an order issued by the court to a person who has detained another person to produce the body of the latter before it. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने मानो गुनाह अगर किया है तो उसको विद इन 24 आवर्स उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, यानी कि जज के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। टू हैव द बॉडी ऑफ, इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट। ये ऑर्डर कोर्ट इशू करेगा एक पर्सन को जिसने किसी अनदर पर्सन को डिटेन किया है, पकड़ के रखा है। मानो कोई पुलिस ऑफिसर है, उसने किसी पर्सन को डिटेन किया है, उसने अरेस्ट किया है, ठीक है। तो वो उसको क्या करेगा, ओके, उसको कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। द कोर्ट देन एग्जामाइन द कॉज। तो कोर्ट क्या करेगा, उसका जो कारण है, उसको जो अटक की गई किसी पर्सन को, उसका कारण क्या है, किस रीजन से वजह से उसको अटक किया गया, उसका डिटेंशन का कारण पूछेगा। डिटेंशन का मतलब होता है अटक करना, ठीक है, उसको सजा करना। सो इट वुड सेट द डिटेन पर्सन फ्री। अगर सपोज वो जिस पर्सन को किसी पुलिस अथॉरिटी ने अरेस्ट किया है तो उस पर्सन को उसको छोड़ा जाएगा। अगर वो गिल्टी नहीं है तो, उसने अगर कोई क्राइम नहीं किया है तो उसको फिर कोर्ट क्या करेगा, फ्री कर देगा, छोड़ देगा उसको। सो इसलिए दिस रीट, ये जो रीट है, ये इज अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। तो इंडिविजुअल लिबर्टी के अगेंस्ट क्या है, एक प्रकार का आर्बिट्ररी डिटेंशन के अगेंस्ट एक बुलवर्क है। और कोई भी अथॉरिटी बिना कोई रीजन, बिना कोई कारण किसी भी पर्सन को अगर पकड़ ले, ठीक है, तो उसको विद इन 24 आवर्स उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। तो कोर्ट क्या करेगा, उसको बाइज्जत बरी कर देगा अगर वो गुनहगार नहीं है तो, ठीक है। दिस रीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेबियस कॉर्पस का आपको यहाँ पे मीनिंग समझ में आया। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है किसी भी पर्सन को अगर अथॉरिटी ने पकड़ के रखा है तो उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। कोर्ट अगर बोलेगा कि ये पर्सन गिल्टी नहीं है तो उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। सो जो हेबियस कॉर्पस का रीट है, ये किसके अगेंस्ट इशू किया जाएगा, ये पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू किया जाता है, उसके साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू किया जाएगा।
ठीक है, उसके अगेंस्ट भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो रिट जो है ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशू वेयर, और ये जो रिट है हेबियस कॉर्पस, ये किसके अगेंस्ट में इशू नहीं किया जाएगा? पहला, डिटेंशन अगर लॉफुल होगा, अगर किसी पर्सन को अगर अटक की होगी, अगर वो डिटेंशन उसका अगर लॉफुल है तो उसको यहाँ पे अटक की जाएगी, यानी कि उसको सजा दी जाएगी। अगर प्रोसीडिंग इज फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट, अगर उसने कोर्ट का अवमान किया होगा, उसके लिए उसको लेके अगर उसको सजा दी जा रही होगी तो वो भी चलेगा उसको। उसके बाद डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, डिटेंशन अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट की रिगार्डिंग है तो वो भी चलेगा। और डी है उसमें, डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर ज्यूरिसडिक्शन क्या है, आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है तो उसके लिए भी वो चलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हेबियस कॉर्पस का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया यहाँ पे। उसके बाद हेबियस कॉर्पस के बाद आता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। मैंडेमस का मीनिंग क्या है? वी कमांड। ये कमांड कौन करेगा? ये कमांड करेगा कोर्ट। सो कोर्ट कमांड करेगा टू अ पब्लिक ऑफिशियल, एक पब्लिक ऑफिशियल को, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। ठीक है, इट कैन आल्सो बी इशू अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, किसी भी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट वो इशू किया जाएगा, और कॉर्पोरेशन, एन इंफीरियर कोर्ट, ठीक है, और ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पज। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो रीड है मैंडेमस का, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं इशू किया जाएगा, कोर्ट इशू उसको इशू नहीं करेगा। It cannot be issued against the enforce the departmental instruction that does not possess statutory force. So when the duty is discretionary and not mandatory, उसके अगेंस्ट भी इशू नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट में इशू नहीं किया जाएगा। इट कैनॉट बी इशू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नर्स, और या फिर अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। ये सब इसमें आता है। उसके बाद प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। इसका मतलब होता है फॉरबिड करना, किसी भी पर्सन को रोकना। इट इज इशू बाय हायर कोर्ट, ये हायर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा एक लोअर कोर्ट को, और ट्राइब्यूनल टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग हिज ज्यूरिसडिक्शन और यूजर्पिंग jurisdiction that it does not possess. So is according, unlike mandamus, mandamus के जैसे ही the directs activity, the prohibition directs inactivity. तो ये सारी चीजें इसमें mandamus prohibition में आएगी। उसके बाद writ of prohibition जो होता है वो इशू किया जाएगा सिर्फ किसके खिलाफ? अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज। जो जुडिशियल अथॉरिटी है और क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी है उसी के खिलाफ प्रोहिबिशन को इशू किया जाएगा। इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसके खिलाफ ये अवेलेबल नहीं है, और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज के खिलाफ भी अवेलेबल नहीं है। सर्टेररी, सर्टेररी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है लिटरल सेंस में अगर देखा गया, इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। और टू बी इन्फॉर्म्ड, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट, इसको हायर कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है एक लोअर कोर्ट को, या फिर किसी ट्राइब्यूनल को इशू किया जाएगा, आइदर टू ट्रांसफर केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन केस। सो इट इज इशू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एरर ऑफ लॉ, इसके अगेंस्ट में इसको इशू किया जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से अनलाइक प्रोहिबिशन which is only preventive, जो preventive है, सर्टेररी is both preventive as well as a curative, दोनों भी ये होता है। So previously writ of certiorari जो होता है वो only against इशू किया जाता था जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में, एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। सो इन 1991 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि सर्टेररी कैन बी इशू इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी इसको इशू किया जाएगा जो अफेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सो लाइक प्रोहिबिशन, सर्टेररी आल्सो
not available against legislative bodies and private individual or bodies. उसके बाद लास्ट में आता है कोवारंटो. कोवारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट. बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ये इसका मतलब होता है. इट इज इशूड बाय द कोर्ट. ये कोर्ट द्वारा इशू किया जाएगा. इसके लिए अगर मानो किसी पर्सन ने गवर्नमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, अगर उस पब्लिक ऑफिस को अगर किसी पर्सन ने इलीगली अगर परचेज करके रखा होगा, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं किसी पर्सन की, ऐसे पर्सन अगर वहाँ पे बैठा है और वो अगर वहाँ पब्लिक ऑफिस अगर चला रहा है जो क्वालिफाइड ही नहीं है उसके लिए, तो उसके अगेंस्ट में ये होता है. ये जो रिट है ये इशू किया जाएगा इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर. उसके अगेंस्ट में इशू किया जाएगा जो स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएट किया गया और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो क्रिएट किया गया. इट कैन नॉट बी इशू इन केसेस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस. जो मिनिस्ट्रियल ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, उसके अगेंस्ट में इशू नहीं किया जाएगा. अदर 4 रिट्स जो होते हैं वो कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरली बाय द एग्रीड पर्सन. ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमने यहाँ पे खत्म किया. उसके बाद हम आगे का चैप्टर खत्म करते हैं. तो शुरू करेंगे हम आगे का नेक्स्ट चैप्टर. तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो डीपीएसपी का होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हम डिस्कस करेंगे. फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर हमने खत्म किया. कोई डाउट क्वेश्चन अगर आपको इस चैप्टर में होगा सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. अदरवाइज हम अगला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चलो नेक्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं, डीपीएसपी को. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य की मार्गदर्शक तत्व. डीपीएसपी एग्जैक्टली होता क्या? डीपीएसपी जैसे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, सिमिलरली डीपीएसपी किसके लिए होते हैं? डीपीएसपी होते हैं गवर्नमेंट के लिए. दिस इज फॉर गवर्नमेंट. जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट किए गए किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, तो उनको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. कोर्ट में उनके अगेंस्ट हम लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं. अगर इन केस डीपीएसपी अगर वायलेट किए गए तो वी कैन नॉट चैलेंज द कोर्ट अगेंस्ट द डीपीएसपी. ठीक है, इसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में नहीं जा सकते. क्यों? बिकॉज ये गवर्नमेंट के लिए होते हैं, ये पब्लिक सिटीजन के लिए नहीं होता है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ये हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. वी हैव टेकन डीपीएसपी फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कब का? 1937 का. 1937 में जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बना था उनमें पहले ही डीपीएसपी ऐड थी, तो वही से हमने ये उठाए. एंड विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन. और उन्होंने एक स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन. और हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. सो जैसे हमने आर्टिकल 12 से लेके 35 डिस्कस किए, तो हम 36 को लेके हम डिस्कस करेंगे अभी 51 तक सारे आर्टिकल्स. तो ये सारे आर्टिकल डीपीएसपी से रिलेटेड है, 36 टू 51. और ये पार्ट 4 हम आज डिस्कस करने वाले हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में क्या क्या आता है? डीपीएसपी आते हैं और आर्टिकल 36 टू 51 आता है. सो दिस इज टू कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को along with the fundamental rights contain the philosophy of the constitution. डीपीएसपी में क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल बोल सकते हैं हम कि एक फिलोसफी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, डीपीएसपी में. एंड इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, फंडामेंटल राइट जैसा. ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये बोला है, इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स को एक कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने डिस्क्राइब किया था. ठीक है, कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये किसने बोला था? ग्रैनविल
ऑस्ट्रिन ने बोला था। दिस इज टू कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके फीचर्स को थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या क्या है? पहला फीचर है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये जो फ्रेज है ये डिनोट करता है आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड while formulating policies and enacting laws। जब गवर्नमेंट कोई लॉ को पास करेगा या कोई पॉलिसी बनाएगा पब्लिक के लिए, तो उसको डीपीएसपी को याद रखिए, उसको सारी चीजें बनानी है, पॉलिसी बनानी है, उसको कानून को बनाना है, ठीक है, उसको क्या करके बनाना है? सो ही हैज टू कीप इन माइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तभी वो बना पाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो डीपीएसपी जो होता है, डीपीएसपी बनाए गए वेलफेयर ऑफ पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया गया है। तो डीपीएसपी किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को डीपीएसपी को याद रखे ही लॉ बनाना है। कोई भी लॉ है डीपीएसपी के खिलाफ वो के नहीं बनाएगा, बिकॉज डीपीएसपी गवर्नमेंट को एक मॉरल ऑब्लिगेशन बताता है कि गवर्नमेंट को अगर पब्लिक चुन के देती है, इलेक्ट करके देती है, तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है कि आप पब्लिक के लिए काम करो, पब्लिक के लिए अच्छे अच्छे आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करो, वेलफेयर स्टेट बनाओ। तो ये डीपीएसपी गवर्नमेंट को ये मॉरल ऑब्लिगेशन सिखाता है, ठीक है। तो देयरफॉर इट इंक्लूड्स द लेजिस्लेटिव, इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स का समावेश होता है डीपीएसपी में, सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का भी। सो ऑल लोकल अथॉरिटीज वो भी इसमें आती है, और अदर जो पब्लिक अथॉरिटीज वो भी इसमें आती है। दूसरा यहाँ पे हम देख लेते हैं, सेकेंड नंबर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या आता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिया गया है 1930। सो पहले डीपीएसपी कहाँ पे थे? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे थे। इसका नाम तो डीपीएसपी नहीं था, इनका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था तब उस टाइम पे। अभी ये क्या हो गया? अभी इसका नाम जो है वो डीपीएसपी दिया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसा ही होता है, विच वर इशू टू द गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल को इशू किया जाता है, एंड टू द गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, इसके इस एक्ट में डीपीएसपी पहले दिए गए थे। सो व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज मियरली अनदर नेम फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है, बाकी इसमें कुछ नहीं। डीपीएसपी क्या करता है? डीपीएसपी में एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम दिए गए हैं फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। दे एम एट रियलाइजिंग द हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस। उसमें हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी as outlined in the preamble of the constitution. So they embody the concept of welfare state। डीपीएसपी में क्या दिया गया है कि वेलफेयर स्टेट बनाओ। तो अगर गवर्नमेंट को अगर जनता ने चुन के दिया है, तो गवर्नमेंट का काम है कि कल्याणकारी राज्य बनाना, कल्याणकारी राज्य बनाना, कल्याणकारी देश बनाना। और वो कैसे बनेगा? अच्छे अच्छे स्कीम इंप्लीमेंट करके बनेगा। सो विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। सो इन ब्रीफ दे सीक टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। डीपीएसपी का मेन एम क्या होता है? डीपीएसपी का मेन गोल है एक इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को स्थापित करना, ठीक है, ये इनका मेन गोल है। इसका फोर्थ नंबर का फीचर है डीपीएसपी का, वो है डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। यानी अगर उसका वायलेशन अगर कोई कर भी देता है, गवर्नमेंट वगैरह पब्लिक अथॉरिटी, तब उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में नहीं जा सकते, वी कैन नॉट एनफोर्स देम। तो कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो देयरफॉर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो होती है, देखो वो कॉम्पेल नहीं है किसी भी चीज के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेवरदलेस कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो आर्टिकल 37 दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बोला गया है कि these principles are fundamental in the governance of the country. It shall be the duty of the state to apply these principles in making laws, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, वो कोर्ट्स को हेल्प करता है इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। अगर कोई लॉ पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो
लॉ की वैलिडिटी, वो जो लॉ पास किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड करता है कि नहीं करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया गया कि नहीं बनाया गया, ये सारी चीजें डीपीएसपी पार्लियामेंट को रियलाइज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग की थी, हैज रूल्ड मेनी टाइम्स, बहुत बार रूलिंग किया है कि डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को इन्होंने ये बताया कि इफ अ कोर्ट फाइंड दैट द लॉ इन क्वेश्चन सीक्स टू गिव इफेक्ट टू अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट मे कंसिडर सच लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 40। तो इसमें इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ दिया है, और आर्टिकल 19 के बारे में भी इसमें बोला है कि उसमें जो 6 फ्रीडम के राइट्स दिए 19 में, जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी पढ़ाए थे, सो दस सेव सच लॉ फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की क्लासिफिकेशन की थोड़ी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे classification of directive principles. The Constitution does not contain any classification of directive principles. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन दिया नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, जो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग किया गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट, उसके कंटेंट के बेसिस पे और डायरेक्शन पे, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 बड़े बड़े कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया जाएगा। पहला है सोशलिस्टिक, दूसरा है गांधीयन, तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दिस प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में क्या दिया है, आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म दिया है यहाँ। ठीक है, 3 प्रिंसिपल्स में इनको क्लासिफाइड किया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पहला कौन सा है, समाजवादी सोशलिस्टिक, दूसरा है गांधीयन, और तीसरा होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल्स है, इसमें दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, इसमें सोशलिज्म की आइडियोलॉजी दी है। दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट, aim at providing social and economic justice and set the path towards welfare state. So they direct the state. तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि इकोनॉमिक जस्टिस को ये क्या करता है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में क्या दिया है कि स्टेट का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि जनता को, लोगों को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना, प्रोवाइड करना। ठीक है, और एक कल्याणकारी राज्य बना देना उनके लिए। तो उनमें कुछ चीजें आती है, यहाँ पे हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 38 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 38 में दिया है उन्होंने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में, ये प्रमोट करता है वेलफेयर स्टेट को लोगों का, बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सामाजिक, आर्थिक और राजकीय ये जो जस्टिस है, ठीक है, ये जस्टिस को एक प्रकार का, ये जस्टिस को कैसे अचीव किया जाएगा, एक वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करके। अगर वेलफेयर स्टेट को अगर गवर्नमेंट प्रमोट करेगा, कल्याण करेगा राज्य को, तो लोगों को ऑटोमेटिक जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, और जो इनकम में जो असमानता है, स्टेटस में, फैसिलिटीज में और अपॉर्चुनिटी में जो असमानता है, यहाँ पे असमानता, तो ये असमानता यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 38 में दिया गया है। तो उसके बाद सेकंड यहाँ पे उन्होंने बोला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल ये है टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट, ठीक है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। बी में दिया है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। सी में है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। डी में है इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। ई में दिया है प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। एफ में है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 में ये आपको दिया है। उसके बाद 3 नंबर में उन्होंने क्या बोला है, आर्टिकल 39 में ये प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस को और प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करना और समान जस्टिस को प्रमोट करना, ये आर्टिकल 39 में बोलता है। आर्टिकल 4 में क्या है,
41 में क्या दिया है, एक राइट टू वर्क जो है उसको सिक्योर करना, एजुकेशन को सिक्योर करना, एंड टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, तो इसको प्रमोट करना, ये यहाँ पे दिया है आपको। नंबर 5 में क्या दिया है, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 42 में आपको ये दिया है। 6 नंबर में टू सिक्योर अ लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, ये आर्टिकल 43 में दिया है। और 7 नंबर टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आपको आर्टिकल 43 में दिया है। तो ये सारे आर्टिकल जो है सोशल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद 8 नंबर में है आर्टिकल 47 में क्या डिस्कस किया है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की जो लेवल होती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है लोगों वो बढ़ाना, और उसका पब्लिक हेल्थ जो होता है लोगों का उसको इम्प्रूव करना, ये आर्टिकल 47 में दिया है। उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल आ जाता है। गांधीयन प्रिंसिपल में क्या बोला गया है, ये जो प्रिंसिपल है गांधीयन प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी, ये गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस करते हैं। दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, नेशनल मूवमेंट के दौरान जो गांधी जी ने जो प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया था, ठीक है, तो उनको वो रिप्रेजेंट करता है गांधी प्रिंसिपल्स। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी, गांधी के जो ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कुछ आइडिया जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड की गई थी। उसमें कुछ उनके ड्रीम्स थे, उनको हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना एंड उनको एक नेसेसरी पावर देना, रिकॉर्ड पावर उनके हाथ में देना, और एक प्रकार की अथॉरिटी देना टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सो ये आर्टिकल 40 में दिया था। उसके बाद आर्टिकल 43 क्या बोल रहा है, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, गांधी जी का ही सपना था कि कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है उसको प्रमोट करना ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। तीसरा, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करना, ये आर्टिकल 43 में दिया गया है। उसके बाद 4 नंबर गांधीयन प्रिंसिपल जो 4 नंबर का था उसमें उन्होंने क्या बोला था, आर्टिकल 46 यहाँ पे दिया गया है, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो एजुकेशन और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना, और जो वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के उसको एक प्रकार का प्रमोट करना, एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन, उसके अगेंस्ट में उसको प्रोटेक्ट करना। Number 5, to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health, ये आर्टिकल 47 में दिया है। गांधी जी इनके खिलाफ थे पूरा, जो ड्रग्स वगैरह ड्रिंक वगैरह होती है, इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रग्स वगैरह होता है उसके खिलाफ गांधी जी थे, ये आर्टिकल 47 में आता है आपको। उसके बाद आर्टिकल 48 क्या बोलता है, आर्टिकल 40 बोलता है कि टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, काउस का स्लॉटर करना, काउस का स्लॉटर करना, और अगर जो मिल्स एंड ड्रॉट कैटल है उनको भी एक प्रकार का ये करना, एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करना। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात की गई है, इसमें द प्रिंसिपल इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में जो प्रिंसिपल इंक्लूड है ये आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दे डायरेक्ट द स्टेट, स्टेट को डायरेक्ट करते हैं। नंबर 1, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, आर्टिकल 44 में दिया है। दूसरा, to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years, आर्टिकल 45 में ये चीजें आपको दी है। नंबर 3, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, ये आर्टिकल 48 में आपको दिया है। 4, नंबर 4 पे आपको टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आर्टिकल 48 ए में दिया है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में यहाँ ऐड की है। उसके बाद नंबर 5,
इसमें दिया है टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये आपको आर्टिकल 49 में दिया है। 6 नंबर, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ये आर्टिकल 50 में है। नंबर 7, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस and security and maintain just and honorable relations between nations, to foster respect for international law and treaty obligations, and to encourage settlement of international disputes by arbitration, ये आर्टिकल 51 में दिया है। तो ये सारी बेसिक सीपीएसपी में डिस्कस की है, सारे आर्टिकल्स को हमने डिस्कस कर लिया। तो डाउट क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। तो अदरवाइज हम आगे जाएंगे। डाउट वगैरह होगा तो यू कैन आस्क मी। प्रियंका, मयूर, डायना, कल्पेश और कौन है? सिद्धेश। ठीक है, तो हम आगे का हम चैप्टर को शुरू कर देते हैं। न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नए कौन से ऐड किए गए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो नए प्रिंसिपल जो ऐड किए गए, जो पहले नहीं थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके मयूर, क्लियर। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास की थी 1976 में। उसने 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड कर दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की लिस्ट में। वो कौन से 39 ऐड किया, 39 ए को ऐड किया, उसके बाद 43 ए को ऐड किया, उसके बाद 48 ए को ऐड किया। ओके, सो पावर कट हुआ इसलिए मैं आपको नहीं दिख पाऊंगा कैमरा में, तो मैं कैमरा थोड़ा ऑफ करता हूँ। जस्ट पावर कट हुआ है। तो 44 जो प्रिंसिपल 44 जो अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, उसने और एक प्रिंसिपल को ऐड किया, which require the state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities। ये आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग किया गया था। आर्टिकल 38 में वो क्या बोला गया है कि जो इनकम वगैरह होती है उसमें जो इनइक्वालिटी होती है, या फिर स्टेटस में इनइक्वालिटी होती है, फैसिलिटीज देने में इनइक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटी अगर होती है, तो इनइक्वालिटी को खत्म करना। ठीक है, सो 40th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें ये प्रोविजन ऐड की गई थी। तो ये चारों आर्टिकल याद रखना। 38 ए में क्या है, प्रमोट इक्वल जस्टिस। 43 ए में क्या है, टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट, ये है 43 ए में, सॉरी 48 ए में। तो जो 86 जो है यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट 2002, सॉरी 2002 में एक 86 अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। उसमें अगेन एक चेंज किया गया, चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45। सो आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर वहां पे चेंज किया गया था, एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ए। तो अंडर आर्टिकल 21 ए के अंडर उसको फंडामेंटल राइट एलिमेंट्री किया गया था।
So the amended directive requires the state to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. तो जो जब तक 6 साल तक बच्चा कोई उसका एज कंप्लीट नहीं कर लेता है, तब तक उसको बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आर्टिकल 21A में और एक चीज ऐड की गई थी, 21A, ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है। तो उसमें जब तक 6 से लेके 14 ईयर्स तक बच्चों को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एजुकेशन की फ्री फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की जाएगी। अगेन एक 97 अमेंडमेंट पास की गई थी 2011 में। उन्होंने और एक नया प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसको एस्टेब्लिश करना। एंड इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग और डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो आर्टिकल 43B में था, 43B में सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कौन से सैंक्शन यहाँ पे है? सर BN राव ने ये बोला था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, इन्होंने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रिकमेंड किया था कि जो प्रिंसिपल्स है, उन्होंने ये बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव ने, ये संविधान के सलाहकार थे, सलाहकार। इन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेड दैट द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इंडिविजुअल के राइट्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड होने चाहिए, एक है जस्टिसेबल, दूसरे नॉन जस्टिसेबल, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक्सेप्ट किए थे। लेकिन फंडामेंटल राइट जो जस्टिसेबल है नेचर में, उनको पार्ट 3 में उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी वहाँ पे उन्होंने ऐड करना चाहिए था, विच आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। जिस तरह इन्होंने ये बोला था कि जिस तरह के फंडामेंटल राइट जो होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कौन से? फंडामेंटल राइट्स अगर जस्टिसेबल है, उस तरह जो डायरेक्टिव DPS है, ये भी जस्टिसेबल बना देने चाहिए थे, DPS की। ठीक है, ये भी अगर मैंडेटरी जस्टिसेबल होते तो सही होता। तो ये पार्ट 4 में उसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे इन्होंने बोला था डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नॉन जस्टिसेबल है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 37 है वो उसको एक क्लियर करता है कि दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कंट्री के गवर्नेंस में ये जो प्रिंसिपल्स, ये फंडामेंटल है, तो इनको जस्टिसेबल ही होना चाहिए था। और ये क्लियर करता है कि दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. So इस according they impose a moral obligation, वो एक प्रकार का moral obligation impose करता है on the state authorities of for their application. So real force जो है behind them is political, that is public opinion as observed by Alladi Krishna Swamy Iyer. So no ministry responsible to the people can afford light-heartedly to ignore the provisions in part 4 of the constitution. So similarly Dr. B.R. Ambedkar जी ने ये बोला था कि constituent assembly जो है, government which rests on popular vote can hardly ignore the directive principle while shaping its policy. If government ignores them, so it will certainly have to answer for that before the electorate at the election time. तो ये सारी चीजें इन्होंने, बेसिक चीजें, ये एग्जाम में इनकी अगर पूछी गई तो इम्पोर्टेंट रहेगा, अदरवाइज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मैंडेटरी किया था। उन्होंने ऐसा बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल एंड लीगली नॉन एनफोर्सेबल बिकॉज, पहला यहाँ पे पॉइंट है, द कंट्री डिड नॉट पजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट दैम। दूसरा यहाँ पे है 2 नंबर का, द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री would stand in the way of their implementation. तीसरा, the newly born independent Indian state with its many preoccupations might be crushed under the burden unless it was free to decide the order, the time, the place and the mode of fulfilling them. The constitution makers therefore, उन्होंने ये बोला कि taking pragmatic view refrain from giving treat to these principles. They believe more in an awkward public opinion rather than in court procedures as the ultimate sanction for the fulfillment of these principles. तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई थी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, क्रिटिसिज्म, ये इस पे ऊपर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको
पूछा जा सकता है, बाकी चीजें नॉट इम्पोर्टेंट। ये क्या कि आपको सारे आर्टिकल्स याद रखने, जैसे मैंने आपको सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी बता दिए इन डिटेल्स। सो आर्टिकल 36 से लेके 51 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आपको उसी बेस पे क्वेश्चन आएगा और थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म पूछ लेगा ये। अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जितने भी, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनाई जा रही थी उस टाइम पे अलग अलग फ्रेमर्स ने यहाँ पे क्रिटिसिज्म अपना दिया था। तो पहला था कि नो लीगल फोर्स। पहला क्रिटिसिज्म ये था कि डीपीएसपी को कोई लीगल फोर्स ही नहीं है कि अगर इनके खिलाफ में हम कहीं पे चैलेंज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो केटी शाह ने भी ये बोला था, सो डब्ड देम एज अ पायस सुपरफ्लूस एंड कंपेयर्ड देम विद अ चेक ऑन बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। सो नजरुद्दीन ने also ये कंटेंट किया था कि these principles are no better than the New Year's resolutions which are broken on the 2nd of January. So even as T.T. Krishnamachari, इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब किया था। केसी वियर ने इनको मैनिफेस्टो ऑफ एम्स बोला था, एस्पिरेशंस बोला था, एंड उन्होंने ये भी ओपिनियन दिया था कि दे सर्व एज मियर मॉरल होमेली, एंड सर आइवर जेनिंग्स थॉट दे आर ओनली पायस एस्पिरेशंस। अलग अलग ओपिनियन सबके आए थे यहाँ पे, इलॉजिकली अरेंज्ड, इनको प्रॉपर्ली अरेंज किया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा भी यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया जाता है। दे आर इलीगली अरेंज्ड। सो एन श्रीनिवासन ने ये बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये प्रॉपर्ली क्लासिफाइड भी नहीं किए गए और ना इसको प्रॉपर्ली अरेंज किया गया है। सो इसका जो डिक्लेरेशन है ये मिक्सेस अप रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट इश्यूज विद द मोस्ट वाइटल इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चंस। तो ये कंबाइन करता है रादर इन कांग्रेसली the modern with the cold, and provisions suggested the reason and science with provisions based purely on sentiment and prejudice. So आइवर जेनिंग्स ने ये भी बोला था, इन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था कि ये जो प्रिंसिपल्स है ये प्रिंसिपल्स हैव नो कंसिस्टेंट फिलोसफी, ये भी इन्होंने यहाँ पे बोला था। सो कॉन्जर्वेटिव्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉन्जर्वेटिव्स। सो अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग्स, इनके मुताबिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो यहाँ पे है कॉन्जर्वेटिव, यानी सर आइवर जेनिंग ने ये बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक बहुत कॉन्जर्वेटिव है नेचर में। उन्होंने ये भी रिमार्क किया था कि द घोस्ट ऑफ सिडनी वेव एंड बेटरिक वेव स्टॉक थ्रू द पेजेस ऑफ द टेक्स्ट, ये भी इन्होंने यहाँ पे उनको डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने इन बेसिकली डिस्कस की थी। तो उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी उन्होंने यहाँ पे बोला था कि दे सेड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो सकता है। के संतानम ने ये बोला था, इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। जैसे पहला बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट के बीच में, दूसरा राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, और तीसरा बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स के बीच में। सो उसके अकॉर्डिंग सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स, सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है with regard to the implementation of these principles, and in case of non-compliance and can dismiss the state government. Similarly, when the prime minister gets a bill which violates the directive principles passed by the parliament, the president may reject the bill on the ground that these principles are fundamental to the governance of the country. And इसीलिए मिनिस्ट्री ने ये बोला कि this principle has no right to ignore them. So same constitutional conflict may occur between the governor and chief minister at the state level. Utility of directive principles. Directive principles की utility क्या है? In spite of the above criticisms and shortcomings, directive principles are not an unnecessary appendage to the constitution. Constitution itself declares that they are fundamental. Constitution जो है ये बताता है कि दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री के गवर्नेंस के लिए बहुत फंडामेंटल है। अकॉर्डिंग टू एल.एम. सिंघवी, एन एमिनेंट जूरिस्ट एंड डिप्लोमेट, एक एमिनेंट जूरिस्ट और डिप्लोमेट थे, इन्होंने ये बोला कि डायरेक्टिव्स आर द लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलॉसफी ऑफ सोशल जस्टिस। एम.सी. चागला, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने भी ये बोला था, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये फुल्ली कैरिड आउट
our country would indeed be a heaven on earth. India would then be not only the democracy in the political sense, but also welfare state looking after the welfare of its citizens. So Dr. B.R. Ambedkar ने point out किया था कि directive principles have great value because they lay down that the goal of Indian polity is economic democracy as distinguished from political democracy. तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई थी, ठीक है. ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपना ओपिनियन दिया था. ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपना ओपिनियन दिया था. The directive principles are aimed at furthering the goals of the social revolution or to foster this revolution by establishing the conditions necessary for its achievement. B.N. Rao ने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे इंडिया के, इन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंटेंडेड एज मॉरल precepts for the authorities of the state. They have at least an educative value. According to M.C. Shuttleworth, इसके मुताबिक फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, इन्होंने ये बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स although confer no longer rights and create no longer remedies are significant and useful in the following ways. They are like an instrument of instructions or general recommendations addressed to all authorities in the Indian Union. They remind them of basic principles of the new social and economic order which the constitution aims at building. उसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि they have served as useful beacon lights to the courts. They have helped the courts in exercising their power of judicial review, that is the power of to determine constitutional values of law. So these all things were discussed in it. 3 नंबर का पॉइंट यहाँ पे है. They form the dominating background to all state action, legislative or executive, and also a guide to the courts in some respect. 4 number, they amplify the preamble, which solemnly resolved to secure to all citizens of India justice, liberty, equality, and fraternity. So directive principles का और एक important role यहाँ पे है कि they play the role of to facilitate stability and continuity in domestic and foreign policies, in political, economic, and social spheres, in spite of the changes of the party in power. They are supplementary to the fundamental rights of the citizens. They are intended to fill in the vacuum in part 3 by providing for social, economic, and rights. Their implementation creates a favorable atmosphere for the full and proper enjoyment of the fundamental rights by the citizens. Political democracy without economic democracy has no meaning. तो इन्होंने ये बोला कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बिना कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है. ओके, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की डायरेक्टिव्स के बारे में. थोड़ा आगे जाके हम डिस्कस करते हैं. Directive principles serve as a crucial test for the performance of the government. The people can examine the policies and programs of the government in the light of these constitutional declarations. Or 6 number, they serve as common political manifesto. A ruling party, irrespective of its political ideology, has to recognize the fact that these principles are intended to be its guide, philosopher, and friend in its legislative and executive acts. तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है, यानी कि you have to keep this in mind. Conflict between fundamental rights and directive principles. Justiciability जो है fundamental rights and non-justiciability of directive principles. On the one hand,
and the moral obligation of the state to implement directive principles, article 37 ये दिया है. So on the other hand have led to a conflict between two since the commencement of the constitution. तो ये इन्होंने यहाँ पे दिया है. So the चंपा, यहाँ पे उन्होंने चंपाकम दोयराजन केस के बारे में बताया. 1951 का एक केस था वर्सेस सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रूल किया था कि इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई भी अगर संघर्ष हो गया तो फंडामेंटल राइट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर भारी पड़ेंगे. Why? Because they have justiciable nature. These do not have justiciable nature. They are non-justiciable. It declared that the directive principles have to conform to and run as subsidiary to the fundamental rights, but it also held that the fundamental rights could be amended by the parliament by enacting constitutional amendment acts. So uska result, the parliament made the first amendment act 1951, fourth amendment act 1955, and the 17th amendment act 1964 to implement some of the directives. So our situation underwent a major change in 1967. Supreme Court's judgment in Golaknath case 1967. In that case, Supreme Court ने ऐसा रूल किया था कि Parliament cannot take away or abridge any of the fundamental rights. Parliament को कोई भी fundamental rights को निकालने का अधिकार नहीं है, abridge करने का अधिकार नहीं है. Which are sacrosanct, जो sacrosanct है नेचर में. In other words, दूसरे शब्दों में अगर बोलने को कहला तो कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की. उसके बाद उन्होंने गोरखनाथ का खटला यहाँ पे दिया है. पार्लियामेंट ने रिएक्टेड किया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को गोरखनाथ के केस में 1967 में. इन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया था पार्लियामेंट ने 1971 में और 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में. और इसके अकॉर्डिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर किया था और उन्होंने ऐसे डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है. पहले ये पावर इनको नहीं थी, बाद में ये पावर को दिया गया. सो 25th जो अमेंडमेंट एक्ट बाद में पास हुआ और इसमें एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, वो था आर्टिकल 31C. इसको ऐड किया गया था और इसमें आगे प्रोविजन दी है कि नो लॉ विच सिक्स टू इम्प्लीमेंट socialistic directive principles specified in Article 39B and C shall be void on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14, equality before law and equal protection of law. So Article 90, protection of 6 rights in respect of speech, assembly, movement, etc. So Article 31 में दिया गया है. So no law containing a declaration for giving effect to such policy shall be questioned in any ground on the ground that it does not give effect to such a policy. So in Keshwan the भारतीय केस 1937 सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो ऊपर दी गई प्रोविजन से आर्टिकल 31C में एज एन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर की जाएगी ऑन द ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू is a basic feature of the constitution and hence cannot be taken away. So however, the above first provision of Article 31C was held to be constitutional and valid. So इसके साथ साथ हमने ड्यूटी फंडामेंटल जो DPSP थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए. So we have nothing left in that. So कोई क्वेश्चन डाउट अगर होगा तो आप पूछ सकते हो. If you are having any doubts, queries, always welcome.
ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को हम डिस्कस करते हैं। ड्यूटीज क्या होती? जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 में और उसको इम्प्लीमेंट किया गया था और उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। सो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, दो द राइट्स ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर कोरिलेटेड एंड इनसेपरेबल, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली द फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरे वर्ड में अगर बोला गया, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट फील इट नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ citizens in the constitution. So however, they incorporated the duties of the state in the constitution in the form of directive principle of state polity. So in 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज जो ये सिटीजन्स की थी उनको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 2002 में वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड, उसके बाद द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्टर्न यूएसएसआर। So notably, none of the constitutions of major democratic countries like USA, Canada, France, Germany, Australia, and so on specifically contain a list of duties of citizens. तो हमने बेसिकली ड्यूटीज कहाँ से ली थी? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, मैंने आपको बताया था। ये कब ऐड की गई थी? ड्यूटीज को ऐड किया गया था 1976 में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। तो उसमें पहले जब ड्यूटीज थी तो पहले कितने, ओनली 10 ड्यूटीज थी, बाद में +1 ऐड की गई। 86 अमेंडमेंट एक्ट पास की गई थी 2002 में, और उसके अकॉर्डिंग वन मोर ड्यूटी ऐड की गई एंड दैट नाउ टोटल ड्यूटीज कितने? 11 ड्यूटीज है। कौन से मैं आपको इसका लिस्ट दूंगा, छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, बस फिलोसॉफिकल जो भी चीज़ें होगी वो। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड, हमने कहाँ से लिए? यूएसएसआर से, यूएसएस सॉरी रशिया से लिया था। यूएसएसआर आज का रशिया है। तो पहले शुरू में इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी थी, बाद में कुछ कंट्रीज ने, जापान ने वगैरह ने उसको ऐड किया। बाकी यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन स्पेसिफिकली कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, जिसमें ड्यूटीज है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ये ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था वर्ल्ड में विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज, जिसमें लिस्ट ऑफ ड्यूटीज दी गई है सिटीजन्स की। द सोशलिस्ट कंट्रीज ऑन द कॉन्ट्ररी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ देयर सिटीजन्स। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो थी ईस्ट वाली यूएसएसआर, उन्होंने डिक्लेयर किया कि सिटीजन्स एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स वाज इनसेपरेबल फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन, तो इसकी थोड़ी रिकमेंडेशन को हम देख लेते हैं। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी, इन्होंने सिफारिश की थी एक्चुअली, स्वर्ण सिंह कमेटी ने, इनके रिकमेंडेशन से ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, तो 1976 में कांग्रेस पार्टी ने एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को सेटअप किया फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन को बनाने के लिए, और उसकी नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच वाज फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, 1976 में 75-77 में बनाई गई थी। कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंक्लूजन ऑफ अ सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उन्होंने रिकमेंड किया था। उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया था कि सिटीजन शुड become conscious that in addition to the enjoyment of rights, they also have certain duties to perform as well. So Congress government at center
So Congress government at center accepted these recommendations and enacted the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. So ये जो अमेंडमेंट था, इन्होंने एक नया पार्ट ऐड किया, नेमली पार्ट 4A, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने ऐड किया था, और ये दिस न्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली one article, so that is Article 51A, so which for the first time specified a code of 10 fundamental duties of the Constitution. So ruling Congress जो पार्टी थी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया नॉन इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज को उन्होंने इंक्लूड किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ हिस्टोरिकल मिस्टेक, एंड उन्होंने ये भी क्लेम किया कि व्हाट द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेल टू डू वाज बीइंग डन नाउ, ये भी उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। So though the Soran Singh committee suggested the incorporation of 8 fundamental duties in the constitution, 42nd जो Constitutional Amendment Act था 1976 का, उन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। Interestingly, certain recommendations of the committee were not accepted by the Congress party and hence not incorporated in the constitution. So इसमें number 1 जो है, parliament may provide for the imposition of such penalty or punishment as may be considered appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any of the duties. Number 2, no law imposing such penalty or punishment shall be called in question in any court on the ground of infringement of any of fundamental rights or on the ground of repugnancy to any other provision of Constitution. Duty to pay taxes should also be fundamental duty of the citizens. ठीक है, तो कोई डाउट वगैरह आपको क्वेरीज वगैरह होगी तो आप पूछे, तो यहाँ पे हम ये चैप्टर को खत्म नहीं करेंगे, जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। So any queries, doubts you have, you can ask me right now. So ask me right now, so that we can discuss on that. If you have no query, then we will stop the class for today. No sir, nothing. ठीक है, तो ये चैप्टर हम फिर से स्टार्टिंग से ही नहीं लेंगे। आज बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट है, तो इन केस अगर सपोज ये चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट होंगे प्रेजेंट, तो यहाँ से स्टार्टिंग से कंटिन्यू करवा लेंगे और इसको फिर आज यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। So thank you so much all of you. So good night all. Good night sir.